नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ेंगे 4 जब जागो तभी सवेरा। ये ज्ञानवर्धक कथा आधारित है बाल श्रम पे। प्रस्तुत पाठ बाल श्रम समस्या पर प्रकाश डालने के लिए आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, अर्थात आप इस बात के लिए जागरूक हो सके कि बाल श्रमिक किस तरह से कार्य करते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। बाल श्रमिकों की समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो उपाय और योजनाएं बनाई जा रही है, जानकारी के अभाव में गरीब लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पढ़े लिखे वर्ग के आप जैसे बच्चे अपने आसपास के परिवेश में से उन बच्चों को खोज निकाले जो पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में श्रमिक बन गए हैं। हमारी शिक्षा तभी सफल व सिद्ध होगी जब हम में से प्रत्येक एक बाल श्रमिक को पढ़ाएगा। कथा है, जैसे ही घंटी बजी माँ गुस्से में बोली, कौन आ गया भरी दोपहर में, जरा देर चैन से लेटने भी नहीं देते। दरवाजा खोलकर देखा तो मनीष खड़ा था। दोनों छोटे छोटे हाथों में प्रेस किए हुए कपड़ों के भारी गट्ठर ले रखा था। बोझ के मारे उसके हाथ डगमगा रहे थे। उसे देखकर माँ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तुझे यही टाइम मिलता है क्या? बोलो कितने पैसे हुए? उसके हाथ से गट्ठर लेकर माँ ने पूछा और अंदर चली गई। जब माँ लौटकर आई तो उनके हाथ में पैसे और एक केला था। उन्होंने मनीष को केला दिया और पूछा, तुम्हारा भाई दीपू कहाँ है? मनीष ने कहा, उसकी नौकरी लग गई है, वह फैक्ट्री में काम करने लगा है। नौकरी? माँ ने हैरानी से पूछा। जवाब में मनीष ने सिर हिलाया और पैसे गिनता हुआ चला गया। माँ ने मुझे भीतर बुलाते हुए कहा, बेटा इतने तेज धूप में खेलोगे तो लू लग जाएगी, चलो अंदर आ जाओ। तभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने माँ से पूछा, माँ मनीष को लू नहीं लगती? वो तो सारा दिन बाहर ही रहता है। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ राहुल, तुम ठीक कहते हो, परिस्थितियाँ मनुष्य को मजबूत बना देती है। मैं सोचने लगा कि क्यों मनीष और उसके भाई के साथ यह स्थिति है। क्या इनका मन नहीं करता कि वे क्रिकेट खेलें और विद्यालय जाएं? मुझे जब से याद है, हमारी गली के कोने वाले पार्क के पास प्रेस वाली बैठती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान, कुछ भी हो, प्रेस वाली जरूर आती है। मनीष के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम को जब वे लौटते हैं तो ये सब लोग अपना सामान ठेले पर रखकर घर चले जाते हैं। मनीष और दीपू ज्यादातर अपनी माँ के आसपास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। पहले इनकी 2 बहनें रेखा और कमलेश भी आती थी। अब तो मनीष अकेला ही माँ के छोटे मोटे काम करता रहता है। मनीष का बड़ा भाई दीपू 10 या 11 साल का है और मनीष तो अभी 5-6 साल का ही है। हमेशा मैं इनके विषय में ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि ये लोग हमारी गली के अभिन्न अंग से बन गए हैं। मगर आज मुझे बार बार मनीष पर तरस आ रहा था। मैं यह सोचकर तो और भी हैरान था कि दीपू नौकरी करेगा। वह तो खुद बच्चा है, फिर काम क्या करेगा? यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। मेरे खेलने का समय हो गया। माँ की अनुमति मिलते ही मैं बैट बॉल लेकर भागा, पर आज पार्क में जाने से पहले प्रेस वाले की मेज के पास में रुक गया। मैंने पूछा, आंटी क्या दीपू की नौकरी लग गई? प्रेस वाली ने मुझे देखा और खुश होकर बोली, हाँ बेटा। मैंने फिर पूछा, आंटी वो किस चीज़ की फैक्ट्री है? कहने लगी, यह तो हम नहीं जानते, शाम को जब दीपू के पापा आएंगे तब पूछ लेंगे। 7 बजे मैं खेल कर लौटा, तब तक पिताजी आ गए। मैंने उनसे कहा, पिताजी आपको पता है जो दीपू है ना, प्रेस वाली का लड़का, उसकी नौकरी लग गई है फैक्ट्री में। हाँ सच कह रहा हूँ, चाहे आप माँ से पूछ लीजिए। मेरी ऐसी उत्तेजना पर पिताजी ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बस हाँ हूँ करते रहे। मैं
मैं उतावलेपन में बोल रहा था। हमारी सिविक्स की मैम ने हमें पिछले सप्ताह ही चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ाया था। पिताजी, यह तो गलत हो रहा है ना, हमें कुछ करना चाहिए। तभी चाय की ट्रे लेकर माँ भी वहाँ आ गई। पिताजी की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए बोली, क्या कुछ करना चाहिए? बेचारे गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। भीख मांगने से तो अच्छा है ना। ये सब आजकल बेकार के चोचले हैं, बाल श्रमिक बचाओ वगैरह वगैरह, काम तो करना ही पड़ेगा। माँ धारा प्रभा बोलती जा रही थी। पिताजी चुपचाप चाय पी रहे थे, फिर कप रखते हुए बोले, यह ठीक है कि पेट भरने के लिए काम करना ज़रूरी है, पर बच्चों को भी खेलने कूदने और पढ़ने का पूरा हक है। पिताजी की बात सुनकर मुझे जरा बल मिला। मैंने कहा, हम लोगों को दीपू और मनीष की मदद करनी चाहिए। पापा, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी, आप मेरा साथ देंगे तो वास्तव में हम कुछ कर सकेंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल यह पता करके आना कि दीपू किस फैक्ट्री में काम करता है। मैं रात को बिस्तर पर लेटा तो मन में कुछ कर गुजरने का उत्साह था। मैं सोचने लगा, दीपू और मनीष भी तो हमारी ही उम्र के बच्चे हैं। इनके पास न टीवी है न कंप्यूटर, ये न कभी पिज़्ज़ा मांगते हैं न बर्गर, न ही किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, न ही फिल्म देखते हैं। ये सब तो दूर की बात है, इन्हें तो कभी विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला। ये बड़े होकर क्या करेंगे? सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार होकर विद्यालय चला गया। दोपहर में घर लौटते ही मुझे फिर सब कुछ याद आ गया। माँ से प्रेस के कपड़े लेकर मैं प्रेस वाली के पास पहुँचा। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने तमाम सवाल पूछ डाले। मुझे पता लगा कि प्रेस वाले की दोनों बेटियां घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। दीपू को शाहदरा में एक पॉलीथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में काम मिला है। वहाँ उसे 300 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। प्रेस वाली के किसी भी बच्चे ने विद्यालय की सूरत तक नहीं देखी। घर की ज़रूरतों, रोटी, कपड़ा आदि जुटाने में यदि बच्चे माँ बाप का साथ न दे तो कैसे चलेगा। प्रेस वाली से यह सब सुनकर घर लौटा तो मुझे बस पिताजी का इंतज़ार था। शाम को जब पिताजी लौटे तो मैंने सारा ज्ञान उनके सामने उड़ेल दिया। सुनकर पिताजी बोले, ये ठीक नहीं है कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी फैक्ट्री में भेजा जाए। तभी माँ आकर हम दोनों को समझाने लगी, देखो वो जैसे जी रहे हैं जीने दो, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। मैं हर महीने अपनी पुरानी साड़ी, ब्लाउज, चादर, जूते और आपके और राहुल के छोटे पुराने कपड़े देती रहती हूँ। कई बार तो पुराने बर्तन, पानी की बोतल, त्योहार के समय फुलझड़ी, पटाखे, रंग गुलाल, मिठाई आदि दे देती हूँ। पिताजी ने हाथ से माँ को चुप करने का संकेत किया और बोले, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, बात है जीवन शैली की, जीवन की दिशा देने की, और ये हमें करना ही चाहिए। सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है, पर जानकारी के अभाव में प्रेस वाली जैसे लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। हम लोग जो स्वयं को पढ़ा लिखा कहते हैं, हमें इन लोगों की मदद इस प्रकार करनी चाहिए कि ये लोग उन योजनाओं से जुड़कर उसका लाभ उठा सकें। सरकारी विद्यालय में गरीब बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, कॉपियाँ और वर्दी दी जाती है। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें पैसे कमाने फैक्ट्रियों, होटलों और ईंटों के भट्टों पर भेजते हैं, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए बच्चों को पैसा दिया जाता है। दोपहर को विद्यालय में मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है। राहुल ठीक कह रहा है, हमें मनीष और दीपू के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि पॉलीथीन बैग बनाने की फैक्ट्री में उड़ने वाला पीवीसी पाउडर बच्चों के फेफड़ों के लिए कितना घातक है? इससे बच्चों में अनेक जानलेवा बीमारियां पनपती है।
बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए हमारे देश में बाल श्रम कानून बनाया गया है। हमारी गली की यह मामूली घटना विश्व स्तर पर बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं। हमारे अपने देश में 440 लाख बाल मजदूर हैं। इनमें 30% खेतिहर यानी खेत में काम करने वाले बाल मजदूर हैं और 30 से 35% कारखानों आदि में 8 से 10 घंटे तक लगातार काम करते हैं। इसके बदले में इन्हें अधिक से अधिक 500 या 600 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। मासिक मतलब महीने भर की तनख्वाह। ये बाल श्रमिक बचपन में ही बूढ़े हो जाते हैं। इन्हें न तो ढंग का भोजन मिलता है और न ही रहने के लिए उचित स्थान। आने वाले समय में यह कमज़ोर, बीमार और अनपढ़ पीढ़ी देश के लिए बहुत बड़ी अव्यवस्था का कारण बनेगी। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े दुख और शर्म का विषय है। पिताजी की बातें और उनके महत्व को समझकर मैं और माँ चकित रह गए। हमें इतने व्यापक स्तर पर इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं था। हमने फैसला किया कि हम दीपू और मनीष जैसे नौनिहालों को मौत का निवाला नहीं बनने देंगे। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े शर्म और दुख का विषय है। पिताजी की बातें और उनके महत्व को समझकर मैं और माँ चकित रह गए। हमें इतने व्यापक स्तर पर इस समस्या की गंभीरता का ज्ञान नहीं था। हमने फैसला किया कि हम दीपू और मनीष जैसे नौनिहालों को मौत का निवाला नहीं बनने देंगे। उसी शाम को माँ और पिताजी ने प्रेस वाली और मनीष के पिताजी से बात की। पिताजी ने सारी बातें समझाते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि विद्यालय में दाखिले और वजीफे सब चीज़ों की व्यवस्था में हम पूरी तरह उनका साथ देंगे। अगले दिन सुबह दीपू, मनीष, रेखा और कमलेश को लेकर प्रेस वाली हमारे घर आई। माँ ने उन्हें बरामदे में बैठाकर नाश्ता कराया। पिताजी प्रेस वाली के पति के साथ विद्यालय के दाखिले आदि की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ गए। एक महीने में ही इस परिवार के बच्चों का जीवन बदल गया। रेखा और कमले सुबह की पारी में 7 से 12 बजे तक विद्यालय जाती हैं। मनीष और दीपू दोनों 1 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पारी में जाते हैं। सुबह को दीपू और मनीष माँ का हाथ बटाते हैं और शाम को रेखा और कमलेश आ जाती हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर ही बैठकर अपने विद्यालय का काम कर लेते हैं। कभी कभी हमारे घर आकर मेरी भी मदद कर लेते हैं। मुझे इन्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ये लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। ये लोग अपनी कक्षा के बच्चों में बहुत बड़े व बहुत देर से पढ़ने शुरू करने वाले अकेले नहीं हैं। वहाँ इनके जैसे और भी अनेक हैं। अभी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। मैंने भी प्रण कर लिया है कि अपनी जानकारी में ऐसे किसी भी बाल श्रमिक का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा। आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते भी हम यह कर सकते हैं। यह आपको प्रेरणा प्रदान की गई। आपके आसपास या आपके घर में भी कोई अगर इस तरह का बच्चा है तो आप उन्हें प्रेरित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। मूल्य है सामाजिक जागरूकता, समाज सेवा, प्रेम और समझदारी। शब्द अर्थ: लू, गर्म हवा। उत्तेजना, बेचैनी भरा जोश, धारा प्रवाह, लगातार। जीवन शैली, जीने का तरीका। घातक, नुकसानदायक। नौनिहाल, नन्हे बच्चे। पारी, बारी। प्रण, दृढ़ निश्चय, उतावलापन, तेजी। हक, अधिकार। खेतिहर, खेत में काम करने वाले। निवाला, ग्रास। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। व्यवस्था, प्रबंध। अनुमति, आज्ञा। चौंचले, नखरे। तमाम, बहुत सारे। श्रमिक, मजदूर। व्यापक, विस्तृत। वजीफा, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप। धन्यवाद।